नमस्कार। मनी मंत्रा में हम बात करते हैं पैसे और पॉलिसी की। आपके साथ मैं मेहराज दुबे और आज हमें बात करनी है लॉबिंग की। लॉबिंग यानी किसी चीज की, किसी पॉलिसी की तरफदारी करना और फैसला अपने हक में लेना ताकि आने वाले दिन आपके हिसाब से चल सके। तो सवाल यह है मनी मंत्रा में आज कि क्या लॉबिंग को लीगल बना दिया जाए? क्या भारत में लॉबिंग को लीगलाइज किया जा सकता है? और खासकर शुड कॉर्पोरेट लॉबिंग बी लीगल इन इंडिया? और इस बारे में बहुत सारे पहलू हैं, फिर वो चाहे वॉलमार्ट की भारत में एंट्री हो या फिर 2G घोटाले से जुड़े कुछ सवाल या फिर छोटी छोटी बातें जैसे सोशल लॉबिंग की, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी बातें जिनको लॉबिंग से जोड़कर देखा जाता है, अच्छी बुरी और क्वेश्चनेबल। लेकिन क्या इसे सिर्फ तरफदारी, आंदोलन और अनुशंसा, सिफारिश कहा जाए या फिर इसे लॉबिंग कहकर इसे लीगलाइज कर दिया जाए, इंडिया में कानूनी बना दिया जाए? इस पर हम बहस करेंगे। दो वरिष्ठ प्रवक्ता इस मुद्दे पर जो समझ रखते हैं वो हमारे साथ हैं। दिल्ली में मेरे साथ इमेज गुरु दिलीप चेरियन, आपका स्वागत है दिलीप। और मुंबई से जुड़ रहे हैं संजय झा, ऑथर एंड फाउंडर हमारा कांग्रेस.com। संजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले संजय आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल तो ऐसे पूछ रहे हैं लोग कि लॉबिंग को लीगलाइज कर दिया जाए तो ही अच्छा, वरना वॉलमार्ट कैसे आता है जिसको लेकर सरकार इतनी तरफदारी कर रही है? देखिए महाराज, अमेरिका में जैसे लॉबिंग को एक कानूनी मान्यता दिया गया है और जहां भी जब आपका अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाता है और वहां पर विदेशी पूंजी आता है और बड़े बड़े कंपनीज वहां पर एक नए मार्केट्स के खोज में वहां बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पर जो भी कानून है या योजना है या जो भी नीतियां हैं उस पर एक तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश जरूर होती है। और ये एक परंपरा सा हो चुका है, क्योंकि यदि आपको किसी भी सरकार पर आप चाहते हैं कि वो एक मौका दे कि आपकी टेक्नोलॉजी हो या आपके प्रोडक्ट्स हो, तो उनसे यदि देश को फायदा हो तो कंपनीज को भी फायदा होता है। तो ये कोई, वैसे आप सही तरीके से देखिएगा तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जैसे हमने कॉर्पोरेट लॉबिंग, जो सबसे बड़ा चर्चा जो महाराज भारत में जो हुआ है वो 2G में जिस तरीके से नीरा राडिया का एक जो रोल था, जिसे वो किसी तरीके से एक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, उसको लेके हमने सलमान खुर्शीद जी का भी एक कुछ बयान देखा था कि कैसे इस पर एक कानूनी मान्यता लाया जाए, इस पर एक रेगुलेशन हो, इस पर एक वॉचडॉग हो। मैं समझता हूं कि भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम और फॉरेन कैपिटल, FDI की ही बात नहीं है, ढेर सारे फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स ही भारत में भी और भी आएंगे भविष्य में। फॉर्च्यून 500 कंपनीज सब भारत में पहुंच ही चुके हैं। मैं समझता हूं कि लॉबिंग पर सुपरविजन, नियंत्रण लाना तो जरूरी है, क्योंकि भारत में इसको इसका एक गलत छवि है। लोग समझते हैं कि लॉबी से कुछ फर्म्स, ब्यूरोक्रेट्स हों या हमारे लॉयर्स हों या हमारे जो मीडिया है उस पर गलत तरीके का एक असर होता है। क्या वहां पर कुछ अंडरहैंड पेमेंट्स होती हैं, कुछ घूस दिया जाता है? तो एक तरीके से इसका रेपुटेशन सही नहीं। आप कोई भी आदमी आज ये कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं लॉबिस्ट हूं, क्योंकि जैसे कोई लॉबिस्ट बोलता है तो लोग समझते हैं कि ये कोई ब्रोकर है, ये कोई फिक्सर है। विषय है जब आपने कहा संजय कि क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाने के लिए या फैसला करवाने के लिए? क्या अंडर टेबल कोई डील हो रही है, अंडर कवर कोई डील हो रही है? तो फिर अगर कोई किसी चीज की तरफदारी कर रहा है तो उसे लीगलाइज क्यों ना बनाया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंट क्यों ना बनाया जाए? दिलीप, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पहला चीज तो हमें समझना चाहिए कि इस वक्त अगर हम बात करें कि इसको लीगलाइज करके इसका जो प्रभाव है उसको हम एक तरीके से कोई नियंत्रण में लाएंगे, मेरे ख्याल में ये गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी चीज पे हाथ रखे तो उससे ना नियंत्रण होता है या उसमें कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसको बहुत बड़ा बन सके, उसका ग्रोथ हो जाए। मुझे याद है कि हम इस वक्त संजय ने 2G के बारे में बात किया। अगर हम थोड़े पीछे जाएं, बहुत साल पहले की बात नहीं है
कि प्रमोद महाजन ने उस टाइम टेलीकॉम मंत्री होके कहा था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो ग्रो किया है, इसीलिए ग्रो किया है इंडिया में कि सॉफ्टवेयर पे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत कम हाथ था। तो अगर हम या तो कंट्रोल नियंत्रण करना चाहते हैं या इसको एक इंडस्ट्री घोषित करके इस पे कई कानून लाएं तो इसमें ग्रो करेंगे या ठीक तरह से ग्रो करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये पहली बात। जो तो मेरे ख्याल में जितना गवर्नमेंट का हाथ कम होगा ये इन ऐसी चीजों पे उतना अच्छा है, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं किसी भी हाल में कि गवर्नमेंट अगर कानून लाए किसी चीज पे, उस पे अच्छी चीजें होंगी कि इसमें भलाई होगा। ये तो मेरे ख्याल में गलत सोच है लोगों का। दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं कि इस वक्त लॉबिंग फर्म्स कर रहे हैं, कंपनीज भी तो वही करते हैं। जिन कंपनीज को, कोई भी कंपनी हो, उनको पॉलिसी में बदलाव लाने का कोशिश है या इच्छा है तो वो डायरेक्टली भी काम करते हैं, कई कंपनीज लॉबी से काम करते हैं, कई कंपनीज अपने लोगों को भेज के, और हमें पता है कि कई बड़े बड़े कंपनीज जो है वो लॉबीज को यूज नहीं करते। जैसे नीरा राडिया के बाद जिन से हो रहा था, वो लोग डायरेक्टली भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे और गवर्नमेंट के खिलाफ भी काम कर रहे थे। और ये कहानी इसीलिए निकला क्योंकि जो उनके खिलाफ कर रहे थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कर रहे थे, और इसलिए ही ये स्टोरी निकला था। तो दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट कानून बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी चीज यह है कि कानून आप किस पे बनाएंगे। कंपनी में जो लॉबिंग करने वाले, उन पे अब नए कानून लगाएंगे कि आप जो लॉबी कर रहे हैं अपने कंपनी में बैठ के, और आप लॉबीज नहीं है पर कंपनी की तरफ से कर रहे हैं, उन पे क्या लाओगे। तो मेरे ख्याल में इस देश में लॉज बहुत ज्यादा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मेरे ख्याल में ठीक तरीके से नहीं होता है। तो और ज्यादा लाने से मेरे ख्याल में सिर्फ यही होता है कि एस्केप रूट्स ज्यादा होते हैं, और जब पकड़े जाते हैं गवर्नमेंट ये कह सकता है कि हम ये इलीगैलिटी हो रहा है। तो सरकार ऐसी स्थिति में हर चीज पर अपनी नजर रखना चाहती है, बजाय इसके कि अगर कुछ प्रोफेशनल्स खुले तरीके से ये बता के कि हाँ हम ये फैसला चाहते हैं, हम ये पॉलिसी चाहते हैं, और हम हमारी तनख्वाह हमारे क्लाइंट से आ रही, क्लाइंट के बारे में बता दें और उसके लिए लॉबी करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं आपको लगता है? मेरे ख्याल में इस देश में हर एक चीज पे कानून है। आप कहते हैं कि इनकम टैक्स पे कानून है, आप कहते हैं कि जमीन के बिक्री में कानून है, आप कहते हैं कि बैंकिंग के रेगुलेशंस बहुत सारे कुछ हैं, पर हर बार जब कोई ना कोई घोटाला होता है ये दिखाया जाता है कि इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ था, इसमें इंडिया में ना रजिस्टर्ड हुए कंपनीज खिलाड़ी थे, इसमें इंडियन बैंक के हाथ नहीं थे, मॉरिशस के रूट थे। तो मेरा कहना यह है कि कानून लाने से और ज्यादा कानून लाने से सिर्फ यही प्रभाव होता है कि जो चीजें हो रहा है उनको मेरे ख्याल में नए रूट्स ढूंढने पड़ते हैं कि हम जो इस वक्त कर रहे हैं उसी चीज हम कैसे करें बिना कानून के, बजाय इसके कि लोग छुपकर कुछ करें, छुपकर अपनी बात कहें या बात अपनी ले जाएं सरकार के पास है, उसकी उस अथॉरिटी के पास जो फैसला ले सके। संजय, आपको नहीं लगता कि काम साफ सुथरा हो जाएगा अगर लीगलाइज कर दिया जाए लॉबिंग को, ये कहते हुए कि हाँ आई एम अ लॉबिंग प्रोफेशनल, या फिर मैं एक लॉबी ग्रुप हूं जो इस कॉज के लिए काम कर रहा है, मैं चाहता हूं एफडीआई आए, मैं चाहता हूं एफडीआई ना आए, और इसके लिए मैं वॉलमार्ट से पैसा ले रहा हूं, वो जिस तरह वकील हायर करते हैं इस तरह उन्होंने मुझे हायर किया है, या मैं किसी इंडियन कंपनी से पैसा ले रहा हूं कि एफडीआई ना आए और मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, और उसके फैक्ट्स ये हैं 1 2 3 ABCD, एंटी, फॉर, अगेंस्ट, ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए महराज, मैं दिलीप का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, यदि आप
मैं इसका समर्थक हूं कि लॉबिंग जो है, मैं समझता हूं इसका भविष्य काफी उज्जवल है, क्योंकि भारत में तरक्की होगा। मैं समझता हूं कि फॉरेन विदेशी कंपनीज की ही बात नहीं है, डोमेस्टिक कंपनीज तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा लॉबिंग करते हैं। पुराने समय में दिल्ली में ये एक कहावत था कि लॉबिंग में एक चीफ लिएजन ऑफिसर का एक नियुक्ति किया जाता था, जिसका काम था कि वो दिल्ली में बैठे और फोन घुमाते रहे और दिवाली में जाके सबको मिठाइयां और न जाने क्या बांटे। लेकिन अब उसमें उसको एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म में उसको लॉबिंग हमने बना दिया है। देखिए यदि आप उसको लीगलाइज करेंगे तो उस पर नियंत्रण तो लाना ही पड़ेगा। लीगलाइज करेंगे तो उस पर एक अथॉरिटी चाहिए जो सुपरवाइज करेगा कि लॉबिंग फर्म कर क्या रहा है। अमेरिका का ही एग्जांपल लीजिए, और दिलीप ये जानते होंगे कि वहां पर हर लॉबिंग फर्म को, स्पेशली क्योंकि सब पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं, सबको रजिस्टर करना पड़ता है। उन पर ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है कि वो अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका प्रकट होना जरूरी है। डिस्क्लोजर्स हर 3 महीने में आपके क्लाइंट्स क्या हैं, आपको क्या पेमेंट्स मिला है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। और भारत में भी इस बारे में चर्चा हुआ था कि यदि हम अभी लीगली यदि स्टेटस दिया जाए लॉबिंग फर्म्स को, मैं इस बात को सहमति देता हूं, लेकिन इसमें यह भी जिम्मेदारी होगी कॉर्पोरेट फर्म्स की कि वो अपने एनुअल रिपोर्ट से बताएं कि जैसे एनुअल रिपोर्ट में आपको बताना पड़ता है कि ऑडिटर कौन है, आपके बैंकर्स कौन है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन है, वो सब आपको बताना पड़ता है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपकी लॉबिंग फर्म क्या है। यदि हम ट्रांसपेरेंसी ले आए तो मुझे लगता है कि लॉबिंग फर्म्स यहां पर अभी, जैसे दिलीप इस बात से शायद सहमत होंगे कि आजकल पब्लिक रिलेशन फर्म्स जो हैं वही लॉबी करते हैं, क्योंकि लॉबिंग फर्म सच कहिए तो है नहीं। मैं जब बैंक्स में था तो मैं जानता हूं कि हमारे कुछ लॉयर फर्म्स थे दिल्ली में, वो लॉबिंग करते थे, बट दे वर एसेंशियली कंसिडर्ड लॉयर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो यहां पर स्टेटस देना वो सही होगा, लेकिन उसके बाद सुपरविजन और नियंत्रण भी कहलाता है, उसके कोई लॉयर कहलाता है। और जो आपने सवाल पूछा दिलीप से जानेंगे उसका जवाब थोड़ी देर में, क्योंकि सवाल यहां पर अब ये वहां पहुंचेगा कि क्या लॉबिंग अगर लीगलाइज हो जाए तो करप्शन रुक सकता है भारत में, क्या भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? क्योंकि मालूम पड़ता है कौन किसकी तरफ है और कौन क्या चाहता है। बने रही मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट लॉबिंग लीगलाइज हो जानी चाहिए भारत में। शुड कॉर्पोरेट लॉबिंग बी अ लीगल थिंग इन इंडिया? और हमारे साथ दिलीप चेरियन और संजय झा बने हुए। संजय, अभी माफी चाहता हूं दिलीप, आपसे अभी संजय ने पूछा कि क्या पब्लिक रिलेशन फर्म्स वो कर रही हैं जिसे आप लॉबिंग कहते हैं, कि लेकिन लॉबिंग अलाउड नहीं है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और उसके साथ मेरा जुड़ा सवाल ये कि अगर कोई भी कर रहा हो तरफदारी या सिफारिश या किसी आर्ग्यूमेंट का काम, वो अगर प्रोफेशनल तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, लीगल तरीके से होगा, तो क्या भ्रष्टाचार रुक सकता है? लॉयर्स अगर लॉबिंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर लॉबिंग कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस फर्म अगर लॉबिंग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? करते हैं सिर्फ 2 ही लोगों से, या तो ब्यूरोक्रेट से या पॉलिटिशियन से। अब आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लॉबिंग फर्म को यूज करते हैं उन पे कानून लाइए। मैं कहता हूं कि अगर आपको लॉबिंग पे नियंत्रण लाना है, और मैं संजय को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, संजय को भी पता है कि अमेरिका में जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, वहां पार्टीज को जो पैसे मिलता है और वहां एमएलएज या एमपीज को जो पैसे मिलता है, उनको कानून के अनुसार बताना पड़ता है कि हमें इतना पैसे मिला है इस लॉबिंग आउटफिट से, इस इश्यू पे। जिस देश में हमें पता है कि हर इलेक्शन में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ के कम से किसी भी पार्टी खर्च नहीं कर सकता है। हमें यह पता है कि जिस देश में हर साल 10, 20, 40, 50, अब 100 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू इनकम। आप और कानून ला के आप किसके माध्यम से बदलाव लाने चाहते हैं? मेरे ख्याल में अगर कानून लाएं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी संजय के साथ इसमें सहमत हूं कि इसमें कानून लाएं और
इसमें अगर देश में इससे भलाई होना है तो आपको वही कानून रिसीवर के साइड पे भी करना पड़ेगा। वो कानून भी है, इस वक्त किताबों में कानून है कि आप अगर एमपी है या पॉलिटिकल पार्टी है, आपको डिस्क्लोज करना है। कौन डिस्क्लोज करता है? कहां डिस्क्लोजर होता है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया को लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड करो? उनके लाइफ में अभी काफी बाधाएं हैं, आप उनके लाइफ पे और नियंत्रण लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इससे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी के ग्रोथ पे ही असर पड़ेगा, कोई पैसे देने में कम नहीं होगा और तरफदारी या उस पे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि यहां पर सवाल यह कि कॉर्पोरेट्स अगर कोई किसी चीज की तरफदारी करते हैं तो उसे अचानक इलीगल मान लिया जा रहा है, क्या वहां पर एक प्रॉब्लम है? क्या वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपको ये करना है, मैं यही मेरा कहने का ये मतलब है कि इससे आपको सिर्फ कॉर्पोरेट्स के ऊपर और बोझ डाल रहे हैं। इसमें ये नहीं होगा कि लॉबिंग कम हो जाएगा या इसमें जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा, इससे वो सिर्फ एक और लेवल बिलो चले जाएगा। संजय, आपको क्या कहना है? क्योंकि खासकर तब जब भारत में पॉलिटिशियंस आर डबलिंग अप और से लॉबिस्ट आर डबलिंग अप एज पॉलिटिशियंस, कई बार फर्क करना मुश्किल होता है। अभी यूएस का उदाहरण दिया दिलीप ने हमें। आपको लगता है कि अगर ये बात साफ हो जाएगी कि कौन किसकी तरफदारी कर रहा है और क्लाइंट किसका कौन है, अगर ये डिक्लेयर हो जाएगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा। कोई भी सिर्फ अपने फायदे के लिए जो आप कह रहे थे अंडर कवर अंडर टेबल डील्स करवाएगा, वो नहीं होगी। देखिए महराज, मेरा ये पूरा विश्वास है कि भारत में बहुत अर्थव्यवस्था इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण चीज बदलाव आ रहा है हमारे देश में। मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ही एक विशाल देश, 10-15 साल में तो सब रिपोर्ट्स ने कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखिए 6.5-7% का भी जीडीपी ग्रोथ से हम निराश हो जाते हैं, जबकि वो भी चीन के बाद दूसरा ही देश है जो इतना अच्छा प्रगति कर रहा है। ये सही बात है, इसका मतलब हमारी उम्मीद ज्यादा बढ़े हुए हैं, ये सही बात है। इससे हमारे सिस्टम पे कुछ दबाव भी आ रहा है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। आज आप देखिएगा, आज आप दीपेंद्र हुडा का मैं स्पीच सुन रहा था जो एफडीआई के मल्टी ब्रांड रिटेल में बता रहे हैं। वो टेक्निकल पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल से फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेसी हो या मीडिया हो, हर जगह एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की सख्त जरूरत है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का हर अंग अभी जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना उत्तरदायी होगा आम आदमी के लिए, जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे, जितना लोग जाने, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इंफॉर्मेशन जितना लोगों के पास आए उससे भला ही होगा, उससे नुकसान नहीं हो सकता है। मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा लॉबी जो देश में हो रहा है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, आपका सच कहिए तो वो सीआईआई या फिकी या एसोचैम, ये सभी तो लॉबिंग के ही बॉडीज हैं। मैं समझता हूं कि लॉबिंग इस तरीके से आप देखेंगे तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। देखिए, हर राजनीतिक नेता उसको मान लीजिए कि आज कोई मिनिस्टर बन गया किसी एक पोर्टफोलियो का, तो उस पर एक्सपर्टीज तो सबको नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट्स की भी ट्रांसफर होते हैं। इंडस्ट्री को भी बातचीत करना चाहिए कि आप किस तरीके से सरकार या देश को इससे लाभ हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि बातचीत का जो एक फॉर्मेट है वो सही है, इसलिए लॉबिंग का एक रोल है। लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि लॉबिंग जो है उस पर यदि आप कंट्रोल नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि लॉबिंग एक दूसरे तरीके से उसका गलत या दुरुपयोग किया जाएगा, उससे भ्रष्टाचार हटाने के बदले शायद कहीं बढ़ ना जाए। और ये देखिए, हम चाहे कुछ भी कह लें, ये एक दो व्यक्ति यदि वो लोभ के जाल में फंस गए तो उससे आप उसको लीगलाइज भी करेंगे तो उसकी छवि पे एक बहुत ही काला धब्बा लग जाएगा। आपके ही प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कुछ हफ्ते पहले कि मैंने खुद भी कहा था कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कंपनीज हो उस पर यदि आरटीआई हो या लोकपाल हो तो उसके बारे में भी लोग चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं? तो मैं समझता हूं कि अभी कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी यही सवाल है। इंफॉर्मेशन बहुत स्क्यूड हो जाता है, कौन किसकी तरफदारी कर रहा था और क्यों कर रहा था ये समझना मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए जो अपनी ओपिनियन बनाना चाहता है। और एफडीआई
रिटेल एफडीआई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोग पेपर से, टीवी पर देखकर, अपने नेता से बात करके, अपने घर के पास वाली किराने की दुकान से बात करके, सब तरफ से और अपने एक्सपीरियंस से लोग अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करें कि सही क्या है देश के लिए, एफडीआई सही है नहीं है, रिटेल, और ऐसे बहुत सारे फैसले अभी आएंगे क्योंकि जिस तरह आप रिफॉर्म्स हो रहे हैं या भारत और खुल रहा है इकोनॉमिकली। तो फिर एक सवाल यहां पे ये भी कि क्या आरटीआई जैसी चीज के अंदर उसको लाया जाए, लॉबिंग को, कि लोग पूछ सकें कि कौन सी कंपनी किस पॉलिसी के खिलाफ है या सपोर्ट कर रही है, और ये बात साफ रहे और उसके लिए कितना खर्च कर रही है उस अपने कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। देखिए, इस वक्त जो आरटीआई का कवरेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कवरेज है। इस वक्त पीपीपी पे भी आरटीआई का कवरेज नहीं है। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, जहां पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे भी आरटीआई कवरेज नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि प्योर प्राइवेट पे भी आ जाए नियंत्रण, तो मेरे ख्याल में आरटीआई ही एक ही रास्ता है जिससे हम खुलासा कर सकते हैं क्या हो रहा है इस देश में। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको नियंत्रण लाना है तो हमें इस चीज पे नियंत्रण लाना है कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पे जो लोग हैं, मेन लोग कौन है? दो ही लोग हैं, पॉलिसी मेकर दो ही तरह के लोग हैं, या तो पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट है। आप जो कानून लाना चाहते हैं, आप सिर्फ वही कानून लाते हैं जहां आपका सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? कॉर्पोरेट सेक्टर है, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर आप सारे भार डाल रहे हो। आप ये नहीं करेंगे, आप नो योर कस्टमर करेंगे, आप यूजर का आइडेंटिफिकेशन देंगे, हर एक जो बाधा है वो आप कॉर्पोरेट आपको जहां डालना है और जहां आपको जो रेसिपिएंट है, जो भ्रष्टाचार का रेसिपिएंट है, आप उनके ऊपर नियंत्रण इस वक्त नहीं कर पाते। दिलीप, यहां नजर रखना जरूरी है कि क्या कोई इंडोक्ट्रिनेशन वाला मामला है, क्या कोई कंपनी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके, अपने एक्सेस का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रम ला सकता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोच सकता है। और ऐसा बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे कई मामले मिलेंगे, चाहे वो एनरॉन तक का मामला हो या भारत में डबोल, क्योंकि वो खर्च कर पा रहे हैं। मैं मानता हूं वो, और वहां भी हमें ये जो सोच है वो सिर्फ कंपनीज जो एक साइज के ऊपर हो। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पे कुछ ये कंट्रोल लाना है तो आपको एक कट ऑफ, जैसे इनकम टैक्स में कट ऑफ है कि जिनके इनकम 30 लाख से कम है साल में, उनको इनकम टैक्स वाले का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कोई स्क्रूटिनी नहीं होगा, ये सब एग्जेम्पशंस है। उसी तरह आप कहिए कि 1000 करोड़ से कम जो कंपनीज हैं उन पे ये अब उनको ये नियंत्रण में नहीं लाने का मतलब है। क्या कर सकते हैं? संजय, आपको क्या लगता है? जो जब मैं बात कर रहा हूं इंडोक्ट्रिनेशन की, तब दोनों तरफ खतरा है। एक तरफ ये कि अगर आप लॉबिंग लीगलाइज नहीं करते हैं तो कौन किस इच्छा से आपको कोई बात कह रहा है, यहां पर बैठकर कोई एंकर अगर कुछ कह रहा है, और हम एनडीटीवी में इसलिए बहुत इस बात की ध्यान रखते हैं कि कोई न्यूज एंकर प्रेजेंटर कुछ चीज को इंडोर्स ना करे किसी कॉर्पोरेट कॉस्ट को, लेकिन कोई बोलता है पब्लिक स्पेस में, कोई एडवर्टाइजिंग है या टीवी में आकर कोई किसी प्रोग्राम में बोल जाता है, तो हमें कैसे मालूम होगा? वो एक तरह का खतरा है। दूसरा ये कि अगर आप इसे लीगलाइज कर भी देते हैं तो फिर पैसा खर्च करके कोई भी कंपनी ये बोल सकती है कि हाँ मैंने खर्च किया क्योंकि मेरा एक कॉस्ट था, ये मेरे प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वहां भी उस चीज का खतरा होगा क्योंकि ऑपोजिशन उस पर खर्च नहीं कर पाएगी इतनी। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मैटर है। देखिए, यह कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन यदि इसकी प्रकृति हो, यदि इसके बारे में डिस्क्लोजर हो, तो मैं समझता हूं कि मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट और महराज, एक बहुत अहम बात है, यदि आप देखेंगे कि दुनिया के आप सबसे विशाल कॉर्पोरेट्स को आप लिस्ट बनाइए, आप दुनिया भर के 100 या 150 कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका एनुअल रेवेन्यू कितने देशों के जीडीपी से ज्यादा है। कॉर्पोरेशंस आजकल कंट्री से ज्यादा बड़े हो गए, विशाल हो गए, महत्वपूर्ण हो गए, यदि उनका आप साइज देखेगा तो। उस पर नियंत्रण यदि आप नहीं रखेंगे
तो मैं समझता हूं कि एक तरीके से ये जो बड़ा जो एक मुद्दा है, जो दुनिया भर में लोग हर मैं समझता हूं कि नेता इसके बारे में चिंतित है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के बारे में भी हमने नमूना देखा था पिछले साल। ये राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, कॉरपोरेशंस पर अब बहुत दबाव आएगा हर जगह। मैं समझता हूं कि अमेरिका में इस बार चुनाव में भी आप देखिएगा तो बराक ओबामा ने वॉल स्ट्रीट पर बहुत कड़े सख्त कदम उठाए ट्रांसपेरेंसी को लेके, बैंक्स पर उठाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग भी लॉबी ही करते हैं और किसी न किसी तरीके से सरकार से कुछ न कुछ, जैसे फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज हो या जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हो, उस पर वो उसका फायदा उठा लेते हैं। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देना चाहूंगा महराज। आप देखेंगे कि बराक ओबामा राष्ट्रपति होकर भी जब भारत आए थे तो जब भी ये लोग जाते हैं एक बिजनेस लॉबी को लेके जाते हैं, इंडस्ट्रीज को लेके जाते हैं, जो लॉबिंग एक बहुत ऑफिशियल लेवल पे होता है। आज भी अफ्रीका में भारत लॉबी कर रहा है, चाइना लॉबी कर रहा है कि हम ज्यादा वहां इन्वेस्ट करें। अफगानिस्तान में भी वही हाल है, इराक में भी वही हाल है। देश के नेता लोग भी लॉबी करते हैं बिजनेस के लिए। इस पूरी चर्चा में मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूं कि क्या, और अमेरिका जब ये कर रहा है तो खुलकर कर रहा है ताकि सबका अकाउंट साफ है उसमें। हम भी शायद ये जब कर रहे होंगे तो हमारे देश में अगर कोई कर रहा है उद्योगपति तो उसका अकाउंट इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है। दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है या खतरनाक है? थोड़ी देर में मनी मंत्रा में बन रही है। हम बात कर रहे हैं मनी मंत्रा में कि क्या लॉबिंग को लीगलाइज किया जा सकता है, खासकर कॉर्पोरेट लॉबिंग को, जो भारत में अभी गैर कानूनी है एक तरह से, किसी चीज की अनावश्यक तरफदारी करना, उस पर पैसे खर्च करना। और अमेरिका में ये लीगलाइज है, प्रोफेशनल बता सकते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी का क्लाइंट हूं या इस देश का क्लाइंट हूं और आपसे कानून बनवाने के लिए सिफारिश कर रहा हूं। ये तथ्य है। हमारे साथ संजय झा और दिलीप चेरियन बने हुए हैं। संजय, आपने अभी एक बात कही कि किस तरह अमेरिका में ये लॉबिंग और वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ वो चलते हैं, और इसलिए कुछ लोगों ने यह तक कहा था कि जब हिलरी क्लिंटन अभी हाल ही में भारत आई थी, ममता बनर्जी से मिली थी, क्योंकि वो एफडीआई के लिए लॉबी कर रही है एक तरह से, उनके साथ वो लॉबिस्ट थे, और क्योंकि वो वॉलमार्ट में पहले डायरेक्टर रह चुकी हैं, या वो सुषमा स्वराज से मिली थी क्योंकि वो लोकसभा में इसका बात का विरोध करें। दिलीप, आपको लगता है कि वो अमेरिका का तरीका ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम जो जिस चीज को होने नहीं दे रहे हैं या जो जिस तरह से हो रहा है भारत में? देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मालदीव्स और इंडिया में ये झगड़ा चल रहा है एयरपोर्ट के बारे में। जी, GMR। और सबको पता है कि GMR और मालदीव्स में जो झगड़ा हो रहा है उसमें इंडिया का भी एक तरीके से रोल है। पर मालदीव्स के बारे में या इंडिया में कोई लॉबी कर रहा है कि नहीं, हमें ये पता नहीं है। मालदीव्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अखबारों में आजकल छप रहे हैं और जो बहुत दिखाई मिल रहा है, उसके लिए कोई लॉबिंग एजेंसी इंडिया में काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें इस वक्त पता नहीं है। ना हमारा कोई कंट्रोल है, नियंत्रण है। ये ऐसी चीजों पे मैं मानता हूं जहां इंडिया का इंटरेस्ट है, वहां हमें, जब खबर ही नहीं है तो कानून लाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में अगर कानून लाए, लोग सोचते हैं इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होगा। मेरा मानना ये है, मेरा कोई लॉबिंग में आप कोई रेगुलेशन लागू करें, उससे मेरे ख्याल में अगर आपका इंटेंशन एक चीज है तो वो, मेरा यही मानना है कि वो इंटेंशन आपको फुलफिल नहीं कर पाएंगे सिर्फ रेगुलेशन लाकर। लॉबिंग का नियंत्रण तभी हो सकता है, जैसे आपने हिलरी क्लिंटन के बारे में बात की, जब आपको पता होता है और वो डिक्लेयर होता है कि मैंने इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे काम कर चुका हूं, मैं अब ये कर रहा हूं और मैं मेरे साथ ऐसे लोगों को ला रहा हूं। इसलिए जब पब्लिक फिगर्स और पब्लिक लाइफ में जो है वो खुद डिक्लेयर करेंगे अपने इंटरेस्ट। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब जिस देश में हमें कोई पता ही नहीं है कि मायावती किस इंटरेस्ट से क्यों क्या बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव किस लिए ये कर रहे हैं, किस इंटरेस्ट को लेकर कोई मंत्री जाके नया कानून करने का इच्छा एक्सप्रेस करता है, ये किस लिए कर रहे हैं, जब वो साफ तौर से पब्लिक में नहीं लाते हैं, तो कॉर्पोरेट्स पे ये लाकर आप सक्सीड करेंगे कि नहीं, यही मेरा क्वेश्चन है। संजय, ओवर टू यू।
देखिए महराज, मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि यदि कोई कानून आएगा जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा तो उसमें ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी सिर्फ कॉर्पोरेट का होगा। उसमें जिम्मेदारी कॉर्पोरेट का होगा, उसमें जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी का होगा, जिसमें हमने देखा है कि कितने ब्यूरोक्रेट्स अवकाश होने के बावजूद बहुत जगह स्पेशलिस्ट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होकर वहां पर कुछ अपनी राय देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पर होगा, राजनीति पे होगा, वो सब पे जिम्मेदारी जो है वो तो सब पे होगा। लेकिन कॉर्पोरेट जो है, आजकल हम देख रहे हैं कि हम ब्राइब टेकर पर हम बहुत ज्यादा उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि हर ब्राइब टेकर के पीछे एक ब्राइब गिवर है। और ब्राइब गिवर, मैं समझता हूं कि भारत में यदि हम इसके बारे में चौकन्ने न रहें तो अंत में ये ब्राइब गिवर जो है बहुत ही एक महान शक्तिशाली एक फोर्स हो सकता है जो मैं समझता हूं कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस समय अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी जिसके बारे में इतना बात करते हैं, नीति या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सबके लिए है। या मैं बहुत खुश हूं कि आज राजनीतिक दल जो भी सरकार है, कांग्रेस है, यूपीए है, भाजपा है, सबके लिए जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जिम्मेदारी है कि आप ये शक अपने आप से हटा दें कि कोई भी यदि कोई गड़बड़ करे या कोई घोटाला करे तो उस पर हम, कानून यदि नहीं है तो हम उस पर कैसे सख्त, आप कौन से कानून नहीं रहेगा तो आप कैसे सही कदम से आप किसी को दंड दे सकेंगे या किसी को सजा मिलेगा। तो यदि कानून का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आप पर एक परमानेंट वॉचडॉग हो, कानून इसीलिए होता है कि एक डेटरेंट होता है कि यदि आप कुछ गलती करेंगे तो ऐसा एक नीति है जिसके अंडर आपको सजा मिल सकता है। मैं समझता हूं कि कानून एक तरीके से एक इंडिकेटिव, एक सेफगार्ड है जिससे कि आम आदमी को कोई तरीके से भ्रष्टाचार से कोई भी कष्ट न पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन और शायद ये बात आप दोनों सहमत हैं, जैसे दिलीप ने भी कहा कि अगर मायावती या मुलायम सिंह यादव किसी सरकार का किसी मुद्दे पर समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या उनका अपना व्यक्तिगत उसमें फायदा है, उनकी पार्टी का फायदा है, उनकी किसी कंपनी का फायदा, ये बातें सामने आनी चाहिए। और इसी तरह कॉर्पोरेट्स की बातें भी सामने आएंगी तो शायद ज्यादा स्थिति साफ होगी। ये तो बड़ी पिक्चर है, लेकिन इस वक्त जैसे हम सुन रहे हैं दिलीप की अमेरिका में 20,000 से ज्यादा अकेले वॉशिंगटन में रजिस्टर्ड लॉबिंग फॉर्म्स हैं। ब्रसेल्स में ईयू के लिए, क्योंकि ईयू का वहां पे पॉलिसी बनती है ब्रसेल्स में, वहां पर 2,500 से ज्यादा पॉलिसी ये लॉबिस्ट रजिस्टर्ड हैं। क्या वहां कैसे काम होता है, एंड इज देयर अ बेटर ऑप्शन फॉर फर्म्स वर्किंग इन इंडिया? मेरे ख्याल में उनके सिस्टम्स बहुत ही साफ सुथरे हैं और वहां काम करना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली। हम जैसे परफेक्ट रिलेशंस में अगर हमारा क्लाइंट को अमेरिका में काम करना है तो हमें पता है कि कौन कौन सी रजिस्टर्ड लॉबीज है, किनके पास हम केस ले जाएं, उनके साथ जो फीस है हमें पता होता है कि वो पिछले केस में कितना फीस लिया था। जब हम ब्रसेल्स में हमारे क्लाइंट्स के बारे में वो उनके जो प्रॉब्लम्स है ईयू के साथ उनको रिप्रेजेंट करने जाते हैं, हमें पता है कि ये इस लॉबीज ने इस कंपनी के साथ काम किया था, इसने यहां सक्सीड किया, यहां सक्सीड नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये ओपननेस जो है वो दोनों तरफ से है वहां, क्योंकि वहां पॉलिसी मेकिंग पे किसने असर किया था उसका भी एक रिकॉर्ड रहता है। जिस देश में ऐसी चीजों का रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये जानकारी देके इसको कितने पैसे मिला था और क्यों मिला था, तो ये नीरा राडिया जैसे जब कोई खुलासा होता है तब लोग सोचते हैं कि अरे बाबा, इसने किसने पैसे दिया और किस लिए पैसे दे रहे थे। तो तब लोग इसके बारे में सोचते हैं और विसल ब्लोअर उसी टाइम आते हैं। नियंत्रण अभी लाए तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा और मैं संजय के साथ सहमत हूं कि नियंत्रण लाए तो सारे पॉलिसी मैटर्स के ऊपर एक साथ लाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल हो। नहीं तो इस वक्त जो इंडिया का हाल हुआ है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, आप नियंत्रण लाएंगे पर नियंत्रण के बाहर जो लोग हैं वो वही करेंगे जिसकी वजह से देश को भी हानि होगा और सब हमारे ऊपर हंसते रहेंगे। संजय, आपको लगता है वॉशिंगटन और ब्रसेल्स की तरह भारत में भी अगर रजिस्टर कराने की इजाजत दी जाए किसी खास रेगुलेशन के तहत, फिर भी बहुत सारे लोग बिना रजिस्टर किए ये काम करते रहेंगे लॉबिंग का?
महराज, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने आपके भी प्रोग्राम में इसी बारे में बात किया था। देखिए, एक बड़ा जो लॉबी फर्म भारत में है वो एनजीओज है। इसके बारे में बहुत लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन एनजीओज को यदि आप देखिएगा तो बहुत जगह वो चुपचाप से गुप्त तरीके से सरकारों के साथ एक किसी न किसी ग्रुप के वो लॉबी जरूर करते हैं। वो दवाई को लेके हो या वातावरण को लेके हो, पानी को लेके हो, लेकिन इंडस्ट्री लॉबीज एनजीओ से बहुत तरीके से, एनजीओ एक तरीका है जिसे वो लॉबिंग के बदले वो एक समाज सुधार के एक बहाने से वहां से भी लॉबिंग होता है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय पीआर फर्म एप्को के साथ मैं समझता हूं कि काफी एक्सटेंसिव लॉबिंग किया है उन्होंने। क्या लॉबिंग किया है, वो चाइना का विजिट होगा भगवान जाने, लेकिन मीडिया पे तो उन्होंने बहुत ही मैं समझता हूं कि जबरदस्त तरीके से उन्होंने दबाव डाला है कि टाइम मैगजीन उनके बारे में कुछ लिखे, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ लिखे। तो इसके बारे में अब मैं समझता हूं कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, कितना पैसा दिया गया है एप्को को, सरकार की तरफ से गया है या पार्टी की तरफ से गया है, ये सब चीजें यदि हम नहीं पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत में हम ये ट्रांसपेरेंसी कभी ला ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि हर एक एंटिटी पर यह जिम्मेदारी है। और दिलीप से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोई राजनेता अगर इस्तेमाल कर रहा है, और जैसा एनालिस्ट कहते रहे कि मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताना या फिर बराक ओबामा को अंडर अचीवर बताना, दोनों ही लॉबीज के काम थे, लेकिन फिर भी इसे एक रिकॉग्निशन इस काम को नहीं है इस वक्त। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मामला काफी पेचीदा है, कुछ चीजें हाँ है, कुछ चीजें ना है। लेकिन आपने जैसे संजय ने अभी बात की एनजीओज की, हमें बात करनी कुछ सोशल लॉबिंग की भी। क्या तरीके से लॉबिंग करके कुछ जरूरती कानून बनाए जा सकते हैं, कल्याण कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, उस पर थोड़ी और चर्चा करनी मनी मंत्रालय बनने के बाद। मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं लॉबिंग की, और क्या लॉबिंग को लीगलाइज कर देने से, कानूनी बना देने से भारत में करप्शन कम होगा या भारत में अच्छा होगा काम, और क्यों ना इसे लीगलाइज कर दिया जाए, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिलीप चेरिन, आप समझना चाहेंगे सोशल लॉबिंग और भारत में चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, आरटीआई के लिए या राइट टू एजुकेशन के लिए, उस पर भी सवाल उठते रहे कि कौन लोग हैं। और कई बार जैसे कुछ एनजीओज ने न्यूक्लियर पावर्स के खिलाफ जब उन्होंने वो किया, मोर्चा निकाला, तो प्रधानमंत्री कहते नजर आए कि ये अमेरिकी पैसा है या किसी और देश का पैसा है, क्योंकि हम फ्रांस से न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा खेल दिखाई देता है जब हमें अचानक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से खबर मिलती है कि यहां पर कोई विदेशी एनजीओ के पीछे बोल रहा है। तो ये भी एक लॉबिंग, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो मानता हूं कि जो संजय ने कहा है कि ये जो एनजीओज है वो भी एक लॉबिंग का तरीका है। और एक्चुअली जिस देश में मेरे ख्याल में 3,500 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज भी, छोटे जो पार्टीज भी है, वो भी एक लॉबिंग का ही तरीका है। तो हमें यह समझना है कि इस देश में कई इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो लॉबिंग ही करते हैं, पर उनका जो टैग है, लीगल फर्म का टैग है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का टैग है, किसी को पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस ग्रुप का टैग है, और किसी को स्टडी ग्रुप का टैग है, कई एनजीओज हैं। तो ये सारे टैग्स जो है, अगर हम उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है उसको अगर स्टडी करें तो पता चलता है कि ये भी एक लॉबिंग का ही तरीका है। तो फिर लेकिन न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हो, रिएक्टर्स हो संजय, या फिर कई लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर लगा दिए जाए, उसमें किसी खास आईटी मोनोपोली का अमेरिका की हाथ हो सकता है कि क्योंकि दे आर बेसिकली टारगेटिंग एट गवर्नेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, तो वहां भी लॉबिंग, और वो गलत हो सकती है क्योंकि अचानक बहुत सारा आईटी लाने से, कंप्यूटर हर पंचायत में भेज देने से काम नहीं सॉल्व हो जाएगा। तो वहां भी एक लॉबिंग है, उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई?
देखिए महराज, आप सही कह रहे हैं कि देखिए कानून और नियंत्रण लाना एक बात है। मैं समझता हूं कि जब बराक ओबामा जब राष्ट्रपति चुनाव में फिर इस बार उन्होंने दोहराया था, जब उन्होंने कहा कि वो आउटसोर्सिंग के विरुद्ध है, वो भी एक लॉबी के प्रेशर के थ्रू ही होता है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि इस बात से हमें ये हकीकत है और इसमें हमें सहमति हमें हो तो वो ज्यादा सही होगा कि भारत के सामने अभी भ्रष्टाचार एक चुनौती है। ये सच्चाई है। अभी हम अच्छे कानून ला रहे हैं, एक लोकपाल बिल पास हो जाएगा, विसल ब्लोअर बिल है, आरटीआई है, आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल आ रहा है, मैं समझता हूं बेनामी ट्रांजैक्शंस के विरुद्ध बिल आ रहा है। तो ये सब हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जहां पर कॉर्पोरेट लॉबिंग की बात है, ज्यादा करके जो छोटे फर्म्स है, इवन मीडियम स्केल के जो फर्म्स है, वो सीआईआई या फिकी के ही मेंबर है, वहां से वो लॉबी करते हैं, क्योंकि मंत्री लोग को बुलाया जाता है, वहां पर इनके भी ऑफिशियल्स हैं, बातचीत होती है, अखबार में चर्चा होता है। वो एक सही तरीके से लोकतंत्र में उसको लॉबी करता है। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कंपनीज हो सकते हैं जिनके इंटरेस्ट बहुत बड़े हों, क्योंकि वो बहुत बड़े कंपनी है, उनके बहुत बड़ी उमंग हो कि हम क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स करें, तो वो शायद सरकार पर दबाव डालें या किसी राजनीतिक दल पर वो प्रेशर डाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर यदि नियंत्रण आए, कोई कंट्रोल आए, कोई सुपरविजन हो, तो उससे देश के हित में होगा। और जितना हम ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि हमारे देखिए पिछले 2-3 साल में पॉलिसी पैरालिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग डर चुके हैं कि यदि मैंने कुछ निर्णय लिया, कुछ गलत साबित हुआ, तो क्या मुझे लोग समझेंगे कि मैं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हूं। तो यदि वही मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह हम सुन रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं डर के मारे, पॉलिटिशियंस लंबा वक्त ले रहे हैं फैसला लेने में, उसी तरह बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी जब कोई बात अपनी कहेंगे तो सोचेंगे बार बार कि मुझे अचानक गलत ना समझ लिया जाए, मैं इस नेता के साथ हूं या उस नेता के साथ हूं, और माहौल खराब हो रहा है। खासकर हम डिफेंस डील्स में देखते हैं दिलीप, वहां पर भी बहुत वक्त लगता है भारत के लोगों को, क्योंकि और सही है कि किसी दलाल को या किसी डिफेंस डील में किसी ब्रोकर को ना जगह दी जाए, लेकिन क्या वहां पर कोई तरीका था लॉबिंग को लीगलाइज करके कि चीजों को साफ सुथरा बनाया जा सके? देखिए, नियंत्रण लाना, जैसे संजय ने कहा, वो अच्छा चीज है, और देश के हित में क्या है क्या नहीं है, देश के हित में न्यूक्लियर पावर लाना है कि नहीं है, लोगों के हित में क्या है क्या नहीं है। और डिफेंस डील के बारे में आपने भी बात की, डिफेंस डील में ये तो सबको पता है कि देश के हित में ये नहीं है कि एक डील के लिए 10 साल या 12 साल लग जाए, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्सेस को किसी चीज की जरूरत है, लॉबीज हो या ना हो, एजेंट हो या ना हो, ये सब बायर के ऊपर निर्भर है, सेलर के ऊपर नहीं। जो बायर है उनको पता करना पड़ेगा कि मैं डायरेक्टली सेलर से बात कर रहा हूं कि बीच में कोई मिडिलमैन जो है, जो लॉबीज है, वो पैसे ले रहा है कि नहीं। जब आप बायर है, आपके हाथ में पावर है, आप गवर्नमेंट है, आप भारत के संविधान का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्टली कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें और आपको जो रेट फिक्स करना है उनके साथ फिक्स करें। अगर आप नहीं करते हैं, आप कमिटी बिठाते हैं, आप रिप्रेजेंटेशंस मांगते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें आपका ही दशा खराब है, क्योंकि आपको लॉबी से काम करना है, क्योंकि उससे आपको शायद नहीं, आपको डेफिनेटली इसमें लाभ है, आपका पर्सनल लाभ है। जब देश का हित हो तो देश के प्रतीक जिनको सोच है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको डायरेक्टली डील करना चाहिए। वहां क्या रास्ता है, और कंपनीज क्यों आएंगे किसी के थ्रू, जब आपके साथ डायरेक्टली बात होता है, जब आपके साथ खुले बात नहीं हो सकता है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात संजय कहे, तो वहां अगर ट्रांसपेरेंसी है तो कंपनीज डायरेक्टली आके डील करेंगे, टाइम में आएंगे, उस टाइम टेबल पे वो एडहियर करेंगे। अगर आप उनको 10 बार बुलाएं तो आएंगे नहीं, तब रिप्रेजेंटेटिव्स को अनाउंस करेंगे इंडिया में ये हमारा इंटरेस्ट देखेगा। तो इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं सिचुएशन, हम क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं कि कंपनीज का फॉल्ट है।
मैं मानता हूं कि कंपनीज का भी फॉल्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कंपनीज सब चीजें ठीक कर रहे हैं, पर हम ऐसे सिचुएशंस, माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां रिप्रेजेंटेशन का रास्ता खुल जाता है। संजय, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू माय क्वेश्चन कि अगर कोई किसी की तरफदारी कर रहा है, फिर वो सोशल स्कीम के लिए हो, किसी राइट टू एजुकेशन के लिए हो, स्कूल में सस्ती किताबें बेचने के लिए भी लॉबिंग हो सकती है, सस्ते कंप्यूटर बेचने के लिए भी लॉबिंग हो सकती है, बड़ी बड़ी मिसाइलें बेचने के लिए भी और वॉरशिप बेचने के लिए भी लॉबिंग हो सकती है। ऐसे में क्यों ना, और ये सिर्फ सवाल है, क्यों ना इसे साफ कर दिया जाए कि हाँ, कौन किसके लिए लॉबी कर रहा है और वो गैर कानूनी नहीं है, ताकि चीजें साफ सुथरी हो सकें। बिल्कुल, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूं और मैं कहूंगा कि देखिए यहां पर मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट किसी मिनिस्ट्री के साथ लॉबी कर रहा है, तो दो चीज साफ, यदि आपका कानून यदि सही तरीके से इस पे आ गया, और मैं समझता हूं कि इसकी मान्यता इसको दी जाए और सही होगा, क्योंकि मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार कम होगा, गैर कानूनी काम कम होगा, और लोग ये जान पाएंगे कि कौन मिनिस्ट्री ने क्यों, इस मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने लॉबी फर्म ये था, और इस लॉबी फर्म ने इस मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया। तो मंत्री पे, ब्यूरोक्रेट्स जो उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मीडिया पे जो आर्टिकल्स आए उस कॉज को लेके, उस विषय को लेके, इन सब चीज के बारे में एक जानकारी सब जनता के सामने होगी। और मैं नहीं कह रहा हूं कि लॉबिंग कोई खराब काम है, नहीं, मैं समझता हूं कि यदि मेरे पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसे मेरा शेयर होल्डर वैल्यू बढ़े, लेकिन उस देश के भी हित में हो, देश के उपभोक्ता के हित में हो, या किसान के हित में हो, तो उसमें कोई गलती बात नहीं है। और हर सरकार, हर कंपनी, हर व्यक्ति एक नया सुझाव के लिए ढूंढता रहता है, और इसी भी मैं समझता हूं कि देश की महानता सबका फायदा हो सके। आप नए आइडियाज को देखें। संजय, माफी चाहता हूं, यही आपको रोक रहा हूं, और दिलीप चेरियन, संजय झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये कि क्या ये किया जा सकता है, और बातों समझ में आ रहा है कि बहुत नाजुक फैसला होगा, और कैसे उसे करना होगा इस पर निर्भर करेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनी मंत्रा में आपने वक्त निकाला, आज मनी मंत्रा में इतना है।